हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के शॉर्ट नोट्स जो आपके घटनाचक्र पूर्वालोकन 2023 के लेटेस्ट एडिशन से तैयार किए गए हैं और ये आपकी आगामी परीक्षा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और साथ ही साथ आरओ के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यूजफुल रहेगी, क्योंकि जब यहाँ पर आपकी स्टैटिक पोर्शन और जो आपके कॉन्सेप्चुअल प्रश्न को पूछा जाता है तो उसके लिए किसी एक बुक को आप फॉलो करते हैं तो शायद वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती है, छूट जाती है। और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एक तो करंट अफेयर्स को तैयार कर लो, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, योजनाएं, ये सब तैयार करो। साथ ही साथ कि स्टैटिक पोर्शन जो आते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं या जो बुक वगैरह आती है, थेरीज आती हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट होता है आपको घटनाचक्र पढ़ना। और इन्हीं सीरीज़ को लेते हुए हम लोगों ने पूरे हैंड रिटन नोट्स की सारे क्लास करा दिए हैं। केवल यूपी स्पेशल और इकोनॉमिक्स रह गया था, जिसकी ऑलरेडी 2 क्लास यूपी स्पेशल की आ चुकी है और इकोनॉमिक्स की कल हम लोगों ने क्लास को शुरू किया था। तो यहाँ पर आज हमारी सेकंड लेक्चर रहेगा घटनाचक्र पूर्वालोकन का, और इस तरीके से हमने हैंड रिटन नोट्स तैयार करके उसका रिवीजन भी शुरू किया था, मतलब उसकी क्लास को। और कल हम लोगों ने नेशनल इनकम के टॉपिक को कवर कर लिया था। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों को, साथ ही साथ एग्रीकल्चर को। तो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और साथ ही साथ अगर आप इसकी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ लेना चाहते हो तो ये पेड पीडीएफ होगी, और जो कि वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करोगे, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मेरी टीम के द्वारा दे दी जाएगी। वहाँ पे और भी घटनाचक्र के नोट्स हैं और भी अदर तरीके के नोट्स हैं जो आपके लिए यूज़फुल होंगे, तो आप व्हाट्सअप पर सारी डिटेल्स ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं सतत आर्थिक विकास। अब यहाँ पे यूपीपीसीएस में, आरओ में जो प्रीलिम्स में और मेंस में जो प्रश्न बनते हैं सतत विकास के, उसमें कुछ हम फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे भारत में सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो कार्यान्वयन करने के लिए जो नोडल संस्था है या जिम्मेदार संस्था, वो कौन सी है? नीति आयोग। तो भारत में आप देखोगे नीति आयोग के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रैंकिंग भी जारी की जाती है, और इनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो नई नई रणनीतियाँ होती हैं, चाहे वो ग्लोबल स्तर पे हो चाहे वो देश के स्तर पे हो, उनकी पूरी डिटेलिंग इसी के द्वारा की जाती है। वहीं सतत विकास लक्ष्यों को, जो कि 2023 में भारत को 166 देशों में से 112वां स्थान मिला था, और इसको जारी कौन करता है? विश्व स्तर पे SDSN द्वारा जारी किया था, और उस समय रैंक फर्स्ट आपकी फिनलैंड की थी। यानी वैश्विक स्तर पे भारत की रैंकिंग कितनी मिली? 112 मिली, जबकि विश्व के स्तर पे कौन सी थी? तो फिनलैंड थी नंबर 1 पे। और SDSN का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। क्या कह रहा हूँ मैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इस संस्था के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जो भी टारगेट्स अचीव करने की जो दर होती है, उस पर रैंकिंग दी जाती है। और इसी तरीके से आप देखोगे कि 2023-2022 में लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो डाटा हैं, पॉइंट हैं, उनको मिलान करने के लिए भी इस प्रश्न को पूछा गया था। और इसी तरीके से आपके समीक्षा अधिकारी प्रश्न, जो कि आपके आरओ का पेपर है, उसमें भी कई बार ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 17 जो टारगेट्स हैं, जो महत्वपूर्ण टारगेट्स हैं, जिनको 2030 तक अचीव कर लेना है, गोल को प्राप्त कर लेना है दुनिया के सभी देशों के द्वारा, उनको मैंने यहाँ पे क्रम पे लिख दिया। और यहाँ पे ईजिली कीवर्ड्स के माध्यम से, डिटेलिंग नहीं, कीवर्ड्स के माध्यम से आप याद कर सकते हो। जैसे पहला ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 1 क्या है? गरीबी की समाप्ति के लिए होता है, यानी पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी की समाप्ति करने के लिए। SDG 2 की बात करेंगे तो भुखमरी से समाप्ति होगी, अर्थात जीरो हंगर की बात होगी। और SDG 3 की बात करेंगे तो अच्छी स्वास्थ्य अर्थात हेल्थ की बात करेंगे। यानी पहले हम लोगों को गरीबी समाप्त करेंगे, जब लोगों के पास पैसा आने लगेगा, रोजगार के माध्यम से आय आने लगेगी, आय का सृजन होगा, तो वो व्यक्ति अब भुखमरी से भी निपट सकेगा, अर्थात हंगर भी नहीं रहेगा, जीरो हंगर हो जाएगा। और जब उसको भोजन पर्याप्त मात्रा मिलेगा, पोषण युक्त भोजन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य में भी एक सुधार होगा। तो एक क्रोनोलॉजी के साथ भी आप इसे याद कर सकते हो। और जब व्यक्ति अपने शरीर को सुरक्षित कर पाएगा, स्वस्थ भोजन कर पाएगा, तो उसके बाद SDG 4 का पालन होगा, यानी उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। कहते हैं ना, भूखे पेट भजन न होए, भूखे पेट पढ़ाई नहीं होती। कहने का मतलब चाहे देवता की आराधना हो, भगवान की पूजा, या फिर आपके पढ़ाई लिखाई की बात हो, आप भी जब तैयारी करते हो तो अगर आपको भूख लगती है तो आप 1 से 2 घंटे ही ज़्यादा पढ़ पाओगे, नहीं तो फिर खाना आपको खाना ही पड़ता है। मीन्स जब आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा तो आप उसके बाद एजुकेशन पर भी ध्यान दोगे। और जब एजुकेशन पर बात होगी तो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ेगी कि हमारे बच्चों के लिए, अगर लड़का है तो उसके लिए बाथरूम, शौचालय, सबकी व्यवस्था क्या है, और अगर लड़की है तो उसके लिए एक सेपरेट बाथरूम व्यवस्था की भी होनी चाहिए। इट मीन्स कि हम जेंडर इक्वालिटी पर बात करेंगे। SDG 5 जो कि लैंगिक समानता की बात होती है, जेंडर इक्वालिटी की, और उसके बाद हम उस विद्यालय में
SDG 6 को पालन करते हुए देखेंगे कि साफ पानी और स्वच्छता हमें मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। तो आप देखोगे SDG 6 तक एक क्रोनोलॉजी से तैयार कर सकते हो। मतलब SDG 1 आपका गरीबी से समाप्ति यानी पॉवर्टी हो गया, SDG 2 आपका जीरो हंगर, SDG 3 यानी गुड हेल्थ, SDG 4 आपका क्वालिटी एजुकेशन, SDG 5 जेंडर इक्वालिटी और SDG 6 आपका वाटर कंजम्पशन। इट मीन्स कि नेचुरल और क्लीन वाटर की बात यहाँ पे की जा रही है। इसी तरीके से आप SDG 7 की बात करोगे तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा होनी चाहिए यानी अफोर्डेबल एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसा आप देखो कि बिजली की जो रेट है सबसे अधिक यूपी और गुजरात में सबसे अधिक रेट होते हैं बिजली के, जबकि बाकी जगहों पे या अन्य राज्यों में बिजली की दरें जो है कि सस्ती हैं। इवन कि दिल्ली में अगर आप देखोगे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 200 यूनिट तक तो फ्री कर रखा है। तो इस तरीके से आप देखो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा होनी चाहिए। अच्छा, स्वच्छ ऊर्जा का क्या मतलब है? नवीकरणीय ऊर्जाओं का प्रयोग होना चाहिए। ये नहीं कि हम जीवाश्मिक या जो है कि गैर परंपरागत मतलब परंपरागत ऊर्जाओं का प्रयोग कर रहे हों। तो हमें कैसी ऊर्जा का प्रयोग करना है? जो रिन्यूएबल एनर्जी हो, जिससे पर्यावरण भी स्वच्छ रहे, प्रदूषित भी ना हो और उन संसाधनों के द्वारा हम जो प्राकृतिक संसाधन का अधिक से अधिक दोहन न करके संरक्षण कर सकें। SDG 8 की बात करेंगे तो अच्छा काम और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम देखेंगे उस देश का। SDG 9 की बात करेंगे तो उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास यानी इनोवेशन पर बल दिया जाएगा। SDG 10 की बात करें तो असमानता की समाप्ति होती है यानी इनइक्वालिटी होती है। SDG 11 की बात करें तो समावेशी शहरी और सामुदायिक विकास, इट मीन्स कि इंक्लूसिव सिटीज़ एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात होगी। और SDG 12 की बात करें तो जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन अर्थात सस्टेनेबल कंजम्पशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इतनी मात्रा में उसका उपभोग कर लें कि आगे की आने वाली पीढ़ी के लिए वो व्यवस्था या वो वस्तु बचे ही ना। इसीलिए हम जब भी किसी वस्तु का उपभोग करें या उत्पादन करें तो हम उत्पादन या उपभोग करने के लिए जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करें कि अगली पीढ़ी जो हमारी आएगी उसके लिए भी उतनी मात्रा में सुनिश्चित होना चाहिए चीज़ें। वहीं SDG 13 की बात अगर हम करें तो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज की बात की जाती है SDG 13 में। और SDG 13, 14, 10, 11 ये सब मिलान करने के लिए ऑलरेडी आया हुआ है, दो बार रिपीट हुए हैं प्रश्न। आप PYQs में भी आप देख सकते हो, मैंने एनवायरनमेंट के PYQs में वहाँ पे कराया भी था। यहाँ पर आप देखोगे SDG 14 की बात करें तो महासागरों, समुद्रों और जल संसाधन संरक्षण अर्थात कि लाइफ इन वाटर। कहने का मतलब हो गया कि जलीय संसाधनों में जो जीवन है, जैसे महासागरों के अंदर जो है कि इकोसिस्टम है, जो मछलियों का है, कछुओं का है, शैवालों का है, प्रवालों का है, इनके ऊपर संरक्षण की बात हो रही है। SDG 15 में क्या होगा? भूमि पर जीवन यानी कि लाइफ ऑन वाटर पे, सॉरी यहाँ पर लाइफ ऑन लैंड होना चाहिए यानी ज़मीन पर जो है कि जीवन है, तो ये होना चाहिए। SDG 16 की बात करेंगे शांतिपूर्ण और सभी तक न्याय पहुँच करने की बात होती है, यानी कि सभी लोगों को शांतिपूर्ण और सभी को न्याय भी मिलना चाहिए। SDG 17 जो होता है लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, मतलब जो पूरे 16 लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। वैश्विक स्तर पर सभी देशों को एकजुट होना चाहिए, कोई भी देश पीछे न रह जाए, सभी लोग मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके 17 के 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको अचीव कर सकें। और इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और 2030 तक इसको अचीव करने का टारगेट रखा गया है नेक्स्ट 15 ईयर के लिए। और अभी 2024 चल रहा है, देखते हैं 2030 तक हमें कितने टारगेट्स अचीव होते हैं। अब यहाँ पर इसी तरीके से एक प्रश्न भी आता है, यहाँ पर एक प्रश्न पूछता है कई बार कि लिमिट टू ग्रोथ की अगर अवधारणा की बात करें तो इसका प्रतिपादन कब किया गया? क्लब ऑफ रोम, जो कि क्लब ऑफ रोम 1972 में एक रिपोर्ट आई थी लिमिट टू ग्रोथ के बारे में। अब इसका क्या मतलब है? जैसे आप देखोगे जब औद्योगिकरण का युग आता है, पुनर्जागरण का युग, औद्योगिकरण का युग आता है, तो यूरोपीय देशों में बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है और उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और भी बढ़ाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में रॉ मटेरियल, जो कच्चे पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनका बड़ी मात्रा में दोहन होना शुरू होता है। फिर चाहे वो सकारात्मक दोहन हो चाहे नकारात्मक दोहन हो, और इससे पर्यावरण को हानि पहुंचने लगती है। और जो पर्यावरण को समझने के लिए या पर्यावरण को बचाने के लिए जो व्यक्ति सक्रिय रहते थे, उनका फिर इन इकोनॉमिक्स्ट यानी जो आर्थिक गतिविधि करने वाले लोग हैं, इनसे विरोध होने लगा। और इन्होंने सीधे एक इंडिकेशन दिया कि भाई लिमिट टू ग्रोथ अर्थात अपनी जो समृद्धि है उसकी एक सीमा सुनिश्चित करो, नहीं तो आप इस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते चले जाओगे और उसकी वजह से एक समय ऐसा आएगा कि प्रकृति का विनाश हो सकता है और आप केवल आर्थिक डेवलपमेंट करते रह जाओगे। जब इस चीज़ पे जब विचार किया गया दोबारा कि हाँ भाई बात तो सही है, अगर हम एक बार रॉ मटेरियल को पूरा खत्म कर देंगे तो कहाँ से दोबारा रॉ मटेरियल मिलेगा? प्रकृति का विनाश हो जाएगा, पेड़ पौधे कट जाएंगे, जल जंगल सूख जाएंगे। तो ऐसे में हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसी वजह से सस्टेनेबल
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात एक शब्द होता है जिसको हम लोग कहते हैं सतत विकास, और ये जो शब्द आया फिर 1987 में बर्टलैंड रिपोर्ट में आता है। किसमें? बर्टलैंड रिपोर्ट में। यहाँ पे पूरा क्लियर किया जाता है कि किस प्रकार से हमें पर्यावरण को बचाते हुए आर्थिक विकास को आगे लेकर चलना है। तो ये वहीं से कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र की, तो ये पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। और यह किस प्रकार का होता है? ये सामान्यतः उल्टा यू आकार का होता है। कैसा? जैसे आपका यू इस तरीके से होता है ना, तो यहाँ पूछा रहा है उल्टा यू आकार इस तरीके से हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र होता है ये मापन करते हैं और ये कहते हैं कि जब भी किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो पहले शुरू में जो है कि बहुत तेज़ी से पर्यावरणीय क्षति होती है, यानी कि पर्यावरणीय क्षति ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बिंदु के बाद जब पर्यावरणीय क्षति क्या होती है, अपने पीक स्तर पर आ जाती है, और तब हम अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर भी रहे ना तो पर्यावरणीय क्षति कम होने लगती है, यानी कि नीचे गिरने लगती है उसका स्तर। और ये कब होता है? जब आपके पास एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी आ जाती है। जब आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है तो आप झूम खेती को प्रमोट कर रहे होते हो, यानी एग्रीकल्चर करना है, खाद्यान्न सामग्री को पैदा करना है, लेकिन उसके लिए पेड़ों को काट रहे हो, जंगलों को काट रहे हो, उसकी मृदा की जो जलवायु की स्थिति है, गुणवत्ता है, वो डिग्रेडिएट हो रही है, कम होती जा रही है। तो ऐसे में आप पर्यावरण को क्षति पहुंचाते जा रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप एनवायरनमेंट के प्रति संवेदनशील होते हुए एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हो, उसी समय से आपके पर्यावरण की क्षति में गिरावट देखने को मिलती है, यानी क्षति अब कम होने लगी, और इसी को पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करेंगे कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल कथन ये सही है कि भाई अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो ह्यूमन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता रखना ही सतत विकास कहलाता है, ये भी सही है। और इसके बारे में 1987 में एक रिपोर्ट आई थी जिसको हम लोग बर्टलैंड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा साझा भविष्य है। कहने का मतलब कि अगर कोई एक देश बहुत अधिक मात्रा में शोषण कर रहा है प्रकृति का, तो ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव केवल उसी देश को रहेगा, बल्कि उसका प्रभाव सभी देशों को देखने को मिलेगा। दुनिया के हर एक देश प्रभावित होंगे। इसीलिए कहा था कि हमारा साझा भविष्य, यानी सभी को मिलकर जो है कि अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। और इसी में सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित भी किया गया। क्लियर है यहाँ पे? और यहाँ पे कई बार होता है कि जो एनवायरमेंटलिस्ट की पुस्तक पूछी जाती है, जैसे रचल कार्सन की एक पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग 1962 में पब्लिश हुई। पॉल इरलिच की एक पुस्तक है द पॉपुलेशन बम 1968, यानी कि एक ऐसा बम आ रहा है जो जनसंख्या का है, जो लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हमारी प्रकृति पे जितने भी संसाधन है वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन बम के नाम से इन्होंने एक किताब लिखी। अगला पॉइंट अगर हम देखें कि स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। मतलब क्या हो गया कि आप किसके डेवलपमेंट में देखना चाह रहे हो कि पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना होती है, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधनों की। अगर आज के समय में हम जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, तो आगे अगली पीढ़ी के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी स्थायी व्यवस्था न हो पाए, यानी संसाधनों में कमी देखने को मिल सकती है। अगला एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जो राजस्थान के अलवर ज़िले में आता है। निमराना करके एक क्षेत्र है जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है, राजस्थान में जिला अलवर के अंतर्गत आता है। मतलब जो बताता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको कैसा करना है, यानी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी न रुके और पर्यावरण को भी क्षति न पहुँचे। तो इसने एक अपना मॉडल प्रेजेंट किया निमराना जो है कि क्षेत्र ने, और ये अलवर ज़िले के अंतर्गत आता है। हालाँकि दिल्ली से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आगे बात करें सस्टेनेबल पर्यटन क्या होता है। अब यहाँ पे देखो सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सतत, यानी आज जितनी चीज़ें आपको देखने को मिल रही, जितना प्रयोग करो उतना ही आपको आगे भी मिलनी चाहिए। और अगर हम उसके साथ पर्यटन वर्ड यूज कर देते हैं, इसका मतलब है कि सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंध करना। अर्थात आप इकोनॉमिक एक्टिविटी और सांस्कृतिक अखंडता को बनाए रखते हुए पर्यावरण और पर्यटन से संबंधित जो प्रावधान है उसको मैनेज करिए। भारत ने ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था जो कि समुद्री संसाधनों पर आधारित होती है, इस पर सतत विकास हेतु टास्क फोर्स का निर्माण किसके साथ किया? तो नॉर्वे के साथ किया, और फरवरी 2020 में इसको किया गया था। हालांकि उस समय करंट अफेयर्स का प्रश्न था, लेकिन ये अच्छा प्रश्न लगा मुझे कि ब्लू इकोनॉमी पर भी भारत एक टास्क फोर्स तैयार कर रहा है जो समुद्री संसाधनों के संरक्षण की बात करेगा। तो यहाँ पे नॉर्वे के साथ ये चीज़ समझौता किया गया है। अगले प्रश्न को देखें, सामाजिक पूंजी का अर्थ है समाज के लोगों के बीच क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम समाज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, समाज के लोगों को बेहतर दिशा दिखाएंगे, तो उसे हम सामाजिक पूंजी में क्या क्या आएगा। एक तो साझी समझ होनी चाहिए, यानी सभी लोग जो है कि आपसी जो है कि निजी स्वार्थ को ना देखें,
सामूहिक स्वार्थ को देखें, साझा मूल्य होना चाहिए, परस्पर विश्वास होना चाहिए, साझी पहचान की भावना होनी चाहिए, अंतर्वैयक्तिक संबंध होने चाहिए और कौशल और क्षमता वृद्धि भी होनी चाहिए। तो ये सारे अगर फैक्ट आपको देखने को मिलते तो आप कह सकते हो कि उस समाज में सामाजिक पूंजी का बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया गया है, इसी वजह से समाज के लोग वहाँ पे ज़्यादा संवेदनशील हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कौशल विकास योजना बढ़ाती है किसको? मानव पूंजी को। आप जितना भी कौशल विकास योजना देखो, स्किल इंडिया प्रोग्राम देख लो या जितने भी आत्मनिर्भर भारत योजना देख लो, उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति की कैपिटल बढ़ती है, अर्थात ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है, जिसमें हम शिक्षा की बात करेंगे, ट्रेनिंग की बात करेंगे, चिकित्सा की बात करेंगे। तो इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं मानव पूंजी बढ़ती है अगर हम निवेश करते हैं तो। इसीलिए जो कौशल विकास की योजनाएँ होती हैं वो सामान्यतः मानव पूंजी को बढ़ाती हैं या मानव पूंजी को बढ़ावा देती हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। भाई समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो अधोसंरचना का विकास होना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी बेस्ट होनी चाहिए। कृषि का पुनरुद्धार होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप प्राइमरी सेक्टर को इग्नोर कर दो। कृषि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है और कृषि का पुनरुद्धार करने का मतलब है इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी प्रयोग करो और अधिक से अधिक जो नए नए संयंत्र बनाए जा रहे हैं जिससे खेती करना आसान है, प्रकृति का क्षरण भी कम हो रहा है, तो इसका प्रयोग करिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा पर भी बल देना है आपको। ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन सभी पर ध्यान देते हुए ही आपको अपनी समावेशी समृद्धि को सुनिश्चित करना है। समावेशी के सहायक लक्ष्य कौन कौन से हैं? जैसे अगर हम कहें कि अगर हम समावेशी विकास पर फोकस करेंगे तो हम उनके लिए कौन कौन सी चीज़ों को प्रमोट करें। जैसे SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करिए, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं। MSME को प्रोत्साहन दीजिए और शिक्षा का अधिकार लागू करिए ताकि लोगों को शिक्षा भी मिल सके। हालांकि RTE राइट टू एजुकेशन 2010 एक्ट के द्वारा कहा भी गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, अर्थात क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भी इसको फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। 2011-12 के जो आर्थिक सर्वेक्षण जो हमारे भारत में आया था यानी इकोनॉमिक सर्वे, उसमें पहली बार ऐसा था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज पर फोकस करेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग थीम बनाते हैं कि भाई हम इस बार बजट के माध्यम से 1 वर्ष तक ये मुख्य रूप से विकास करेंगे, लेकिन उसमें पहली बार था कि 2011-12 की सरकार के द्वारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण में पहली चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस किया गया कि हमें सतत विकास पर काम करना है, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज पर भी हमें काम करना है, तो इन पर भी फोकस किया गया था। तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका 4th है कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र, यानी कि एग्रीकल्चर और इससे जो रिलेटेड जो सेक्टर होते हैं उनके ऊपर बात की जाएगी कि किस प्रकार से जो है कि यहाँ पे प्रश्न बनते हैं और कौन से टॉपिक आते हैं। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड पहला ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसान दिवस कब आयोजित किया जाता है। तो 23 दिसंबर को दोस्तों किसान दिवस होता है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से संबंधित है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के बागपत जिले से संबंधित है और इनको इस बार भारत रत्न का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ पर बात करेंगे जेनेटिक उद्योग की। जेनेटिक उद्योग जो विक्रय के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधों एवं जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न होता है, अर्थात एक ऐसे उद्योग जो जेनेटिकली जो है कि किसी पर्टिकुलर जो प्रजाति होती है, चाहे वो जंतुओं की हो चाहे पौधों की हो, उनके प्रजनन वगैरह वृद्धि से संबंधित होता है। जैसे अगर आप देखो कृषि हो गया, नर्सरी हो गया, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, तो ये सारे जेनेटिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें बहुत लंबा चैप्टर रहेगा ये, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है इसमें काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने कवर किए हैं। इसमें यहाँ पर देखो कि भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। अगर हम फूड मैनेजमेंट करते तो उसका पहला उद्देश्य क्या है कि सही तरीके से खाद्यान्न का वितरण किया जा सके, खाद्यान्न की खरीद की जा सके और बफर स्टॉक भी किया जा सके और उसका रखरखाव भी किया सके, किंतु निर्यात नहीं करना है। ध्यान देना, खाद्यान्न प्रबंधन में कहीं पर भी निर्यात की बात नहीं होती। ये सामान्यतः PDS सिस्टम से संबंधित होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से संबंधित है और निर्यात हम इसे किसी भी दूसरे देश को नहीं करते, क्योंकि भारत की आबादी के लिए ही पहले हमें खाद्यान्न का वितरण करना है, खाद्यान्न को खरीदना है, बफर स्टॉक में उसको सुरक्षित रखना है ताकि उसका वितरण किया जा सके गरीबों की जनसंख्या में। अब यहाँ पे अगला पॉइंट पढ़ते हैं
जैसे अगर यहाँ पे लिखा है कि भारत में कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। सार्वजनिक निवेश का मतलब क्या है? जो सरकारों के द्वारा कृषि में निवेश किया जाता है एग्रीकल्चर में, हम उसमें कौन कौन सी चीज़ों को रख सकते हैं? पहला, कृषि की आधारभूत संरचना में निवेश करना, जैसे विद्युत, सड़कें, सिंचाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब भारत सरकार अगर मान लीजिए बहुत सारे एग्रीकल्चर फर्म्स के आसपास इलेक्ट्रिसिटी के पैनल लगा दे, सोलर एनर्जी के जो है कि पैनल लगवा दे, इट मीन्स कि क्या हो गया, एग्रीकल्चर के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लिया। सड़कें अगर हम बेहतर कर दें ताकि किसान अपने अनाज को गांव में जो है कि ना बेचकर बल्कि सड़कों का प्रयोग करके शहरों से जुड़ते हुए, शहरों में जो बड़े बड़े जो एफसीआई सेंटर होते हैं या फिर बहुत बड़ी बड़ी जो मार्केट मंडी होती है एपीएमसी की, वहाँ जाकर सेल आउट कर सकते हैं। सिंचाई की व्यवस्था, इरिगेशन प्लानिंग कर सकते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी, जो बहुत सारी अलग अलग प्रजातियों में यानी पौधों की जो प्रजातियों में रिसर्च की जाती है। जैसे अगर आप देखोगे हरित क्रांति जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हरित क्रांति में क्या होता है, हाई एल्डिंग वैरायटीज़ होती हैं, यानी उच्च पैदावार करने वाली जो प्रजातियों की बात होती है फसलों की। तो ये सब क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। साथ ही साथ आप देखोगे कि बाजार और भंडारण की सुविधाएं सरकार कैसी रखती है। आपको पता होना चाहिए कि जो एफसीआई होती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यही भारत सरकार के तहत भारत में किसानों से खाद्यान्नों को खरीदती है और बफर स्टॉक के तहत पे भंडारण की सुविधाएं भी करती है, अर्थात भंडारण करती है अनाजों का, और जिसके माध्यम से फिर प्रति माह क्या होता है, जो गरीबों को अनाज दिया जाता है, मुफ्त में अनाज या 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से दिया जाता है, वो इसी के तहत होता है। फिर इसी तरीके से प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, जिसको हम कहते हैं एपीएमसी जो होती है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो मार्केट कमेटी होती है, इसमें भी प्राथमिक जो कृषि साख समितियाँ हैं ये भी हो गई। साथ ही साथ आप एमएसपी की बात कर सकते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और नाबार्ड वगैरह जो कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए शीर्ष संस्था मानी जाती है। तो इन सभी में निवेश करने का मतलब ही हो गया सार्वजनिक रूप में निवेश किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। आगे अगर हम देखें पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो कि बहुत फेमस योजना मानी जाती है, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को मोदी जी ने गोरखपुर से लॉन्च की थी। और ये मंत्रालय कौन है, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय है, जिसने धनराशि क्या दी, 6,000 रुपये वार्षिक धनराशि दी जाती है। इसको 3 किस्तों में दिया जाता है, प्रत्येक 4 महीने पर 2,000 रुपये के हिसाब से दे दिया जाता है। तो 4-4 महीने पर एक साल में 3 किस्त दी जाती है 2-2 हज़ार रुपये की। अभी आपने सुना होगा कि जैसे ही हमारी वर्तमान सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह कंप्लीट किया था जून में, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आया था, उसके बाद जो है कि जब शपथ ग्रहण समारोह कंप्लीट हुआ उसके बाद सबसे पहले मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो अगली किस्त देनी थी 2,000 रुपये प्रति किसान के हिसाब से, उसको जो है कि लॉन्च किया था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM स्कीम को क्रियान्वित करने का लाभ क्या है। जैसे आपने सुना होगा ना E-NAM, अर्थात कि एग्रीकल्चर मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो है कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात हो रही है। तो इसको क्रियान्वित करने के क्या लाभ हैं? तो पहला जो आप लाभ देखोगे कि कृषि वस्तुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल मौजूद कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल होने से क्या हो गया कि हमारा एक राष्ट्र एक बाज़ार हो गया सिस्टम। मतलब क्या है कि आप भारत में बैठे बैठे अपने गांव से किसी भी दूसरे ज़िले, किसी भी दूसरे शहर, किसी भी दूसरे राज्यों को अपनी खेती की जो प्रोडक्शन हुआ है, जो आपका जो पैदावार है, उसको आप बेच सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप सारे व्यापारियों का और सारे खरीदारों का डाटा आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ कृषकों हेतु राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है और उत्पाद की उचित कीमत भी मिलती है। अर्थात आप E-NAM को स्टार्ट कब किया गया, 14 अप्रैल 2016 में शुरू किया गया। आप इसके माध्यम से एक जगह से बैठ के पूरे भारत की जो है कि मार्केट के प्राइस देख सकते हो और किसी भी जगह आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। साथ ही साथ एक वर्ड आता है बुलक कैपिटल। क्या होता है बुलक कैपिटल का मतलब क्या होता है, बैल पूंजीपति। यहाँ पे बैल बुद्धि की बात नहीं, कहने का मतलब है कि उन किसानों के लिए यह वर्ड यूज किया था जिनके पास कुछ साधन तो है खेती करने के लिए, लेकिन वो धनाढ्य नहीं है। अब जैसे बैल क्या है उनके लिए, बैल क्या है, बैलगाड़ी जो पहले किसानों के लिए हल चलाने का काम करती थी। हालांकि अब तो ट्रैक्टर वगैरह, थ्रेसर वगैरह आ चुके हैं, लेकिन पहले ये उन्हीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, किसानों के लिए, और इन्हीं को कहा जाता था बैल पूंजीपति। नेक्स्ट अगर हम देखें भूमि सुधार के बारे में, कि जब भी लैंड रिफॉर्म्स किया जा रहा है इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसमें कौन कौन से हम लैंड रिफॉर्म्स के रूप में क्या क्या चीज़ों को कर रहे हैं। पहली चीज़, जमींदारी प्रथा का हमने उन्मूलन किया। जमींदारी प्रथा का जैसे ही उन्मूलन किया तो हर एक किसानों को उनकी भूमि का अधिकार प्राप्त हुआ। दूसरा, काश्तकारी सुधार हुआ। काश्तकार का मतलब होता है जिसके पास क्या होता है, ज़मीन का या तो छोटा सा हिस्सा होता है या फिर किसी दूसरे की ज़मीन पर वो खेती करता है, जिसे हम लोग बटाई व्यवस्था कहते हैं, पट्टेदारी व्यवस्था कहते हैं। इट मीन्स सामान्य भाषा में कहूँ तो काश्तकार का मतलब होता है किसान जो खेती करता है।
और भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का भी निर्धारण कर दिया गया कि प्रत्येक परिवार के पास एक एक व्यक्ति के अनुसार कितनी भूमि की जोत हो सकती है अधिकतम। अगर उससे अधिक है तो सरकारों ने उन ज़मीनों को उन्हें दे दिया जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी खेती करने के लिए। और अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, पट्टेदारी सुधार में उपायों के बारे में सही कथन क्या है। तो भाई जो पट्टेदारी है उसको सुधार करने के लिए लगान का विनियमन किया गया, अर्थात कि जो टैक्स लगते हैं उनका रेगुलेशन हुआ। पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा कर दी गई और अवधि की सुरक्षा कर दी गई। कहने का मतलब है कि एक निश्चित समय तक मान के चलो कि अगर 10 साल तक कोई किसान पर्टिकुलर ज़मीन पर खेती कर रहा है तो वो ज़मीन उसी की हो जाएगी, उस किसान की हो जाएगी और किसान उसका मालिक हो जाएगा। ये पट्टेदारी की व्यवस्था में स्वामित्व घोषणा थी। हालांकि इसका फिर दुरुपयोग होने लगा। जो व्यक्ति जो भूमिपति थे, जो जमींदार थे, उन्होंने जिन किसानों को ज़मीन दी थी खेती करने के लिए और बदले में जो भी अनाज होता था उसका आधा हिस्सा अपने पास ले लेते थे, जब उन्हें ये नियम पता चला कि भाई 10 साल 12 साल अगर किसान काम करेगा तो फिर उसके बाद वो ज़मीन का मालिक हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, अपनी अवधि की सुरक्षा का जो है कि अनुपालन तोड़ना शुरू कर दिया, उल्लंघन करना शुरू कर दिया और 6 साल 7 साल के बाद उस किसान से उस ज़मीन को ले लिया किसी न किसी बहाने से, फिर किसी दूसरे को दे दिया। इससे क्या होगा, उनकी ज़मीन भी बचती चली गई। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत आकार क्या है। तो सिंपल सी बात है, इसमें 3 प्रकार के आकार होते हैं। एक तो सीमांत कृषि होती है, सीमा का अंत, कहने का मतलब है कि ऐसे किसान जिनके पास बहुत कम या तो भूमि या तो है ही नहीं, ऐसे लोग 1 हेक्टेयर से कम खेती करते हैं, मतलब भूमि रखते हैं। और जो लघु जोत होती है वो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक होते हैं। और जो बृहद जोत होती है वो 2 हेक्टेयर से अधिक वालों को हम बृहद जोत कहते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा के जो बड़े बड़े किसान व्यापारी हैं। अब इसी तरीके से भारतीय जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है। अगर बात करेंगे आप 1950-51 में, तो उस समय लगभग 52% था और ये सर्वाधिक था, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तब भारत के पास बहुत बड़ी औद्योगिक कारखाने नहीं थे। उसके लिए तो फिर हैमर डोमर मॉडल आया था पंचवर्षीय योजना का। फिर उसके बाद 1956 में पंचवर्षीय योजना का एक पीसी महालनोबिस मॉडल आया जिसने हैवी इंडस्ट्री की ओर प्रमोशन दिया। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 50-51 में, हमारे पास कृषि के सिवा और कोई सुविधा नहीं थी। सर्विस सेक्टर भी हमारा बहुत अच्छा नहीं था, बहुत क्या था ही नहीं, बिल्कुल कोई सर्विस थी ही नहीं। तो हम 52% तक योगदान कर रहे थे जीडीपी में, लेकिन धीरे धीरे हमने इसमें कमी की और सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर के प्रमोशन को बढ़ाया। तो 2020-21 में ये 20% था, 21-22 में लगभग 19% और 22-23 में आपका 15% था। और अब 23-24 में कितना योगदान है ये आपको देखना, और देखोगे तो लगातार एक गिरावट भी दर्ज हो रही है। कृषि जनगणना जो कि 2015-16 में जब एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था, तो उसमें बताया गया कि लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का लगभग 86% है, और जबकि वे केवल 47% फसल क्षेत्रों के मालिक हैं। कहने का मतलब हो गया कि अगर भारत में हम 100 किसानों को मान लेते हैं तो 100 में से 86 किसान तो छोटे छोटे ज़मीन वाले लोग हैं, या तो लघु जोत वाले हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर है, या फिर कुछ सीमांत है जिनके पास 1 हेक्टेयर है, उससे भी कम भूमि है। और लेकिन वो जितनी भी भूमि को जोतते हैं, यानी मतलब जितनी भी वो फसल पे काम कर रहा है, वो केवल 47% है। दूसरा, अगर हम बात करें राज्य के आधार पर, अगर हम देखें तो किसानों की कुल संख्या के आधार पर अगर हम देखें राज्यवार, तो यूपी में सबसे अधिक किसान है, सेकेंडरी बिहार, थर्ड आपका महाराष्ट्र हो गया। आगे अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो सोयाबीन खेती के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल का प्रयोग किया गया। जो सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे होता है सोयाबीन के लिए, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक खेती होती है, फिर महाराष्ट्र में होती है, फिर राजस्थान में होती है। और अगर हम केवल प्रोडक्टिविटी की बात करें, यहाँ पे हम एरिया की बात करें कि कितने बड़े एरिया में खेती की जाती है सोयाबीन की, कितने बड़े क्षेत्रफल में, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो उसमें गुजरात नंबर 1, महाराष्ट्र सेकेंड और एमपी थर्ड नंबर, ये सोयाबीन से संबंधित है। और कुल उत्पादन की बात करें कि टोटल उत्पादन सबसे अधिक तो महाराष्ट्र में, फिर एमपी में और फिर थर्ड नंबर पे राजस्थान आता है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पे अलग आंकड़े हो गए, उत्पादकता के आधार पे अलग आंकड़े हो गए और टोटल उत्पादन के आधार पे अलग आंकड़े हो गए। यहाँ पर आप देखोगे देश में शीर्ष गेहूं का उत्पादन कौन राज्य करता है, तो भाई गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन तो उत्तर प्रदेश करता है। लेकिन अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यूपी के अंदर बागपत जिला है जहां पे कम भूमि पर भी सबसे अधिक गेहूं हो जाता है, उतनी ही भूमि पर किसी और जिले में उतना गेहूं नहीं होता। अगर राज्यों के बारे में बात करें तो पंजाब में सबसे अधिक क्या है, प्रोडक्टिविटी है। यानी मान के चलो कि अगर हम पंजाब में इतनी ज़मीन पर खेती करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 10 किलो गेहूँ, और अगर यही खेती आप इतने ही ज़मीन पर अगर आप यूपी में करते हो तो हो सकता है यहाँ पर मिलेगा आपको 7 किलो गेहूँ। लेकिन टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो यूपी कम से कम मान के चलो 100 किलो गेहूँ का उत्पादन कर रहा है, जबकि पंजाब कर रहा है लगभग 85 किलो गेहूँ का उत्पादन। तो प्रोडक्टिविटी किसकी अधिक है, पंजाब की अधिक है, लेकिन टोटल उत्पादन किसका हो रहा है, यूपी का अधिक हो रहा है। इसीलिए पूछा गया कि देश में शीर्ष गेहूँ का उत्पादन कहाँ पर हो रहा है सबसे अधिक। उत्पादकता नहीं पूछ रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं पूछ रहा है, प्रोडक्शन पूछ रहा है टोटल।
यानी यूपी में सबसे अधिक, फिर एमपी और फिर पंजाब। इसी तरीके से चावल के उत्पादन में वेस्ट बंगाल, फिर यूपी और फिर पंजाब थर्ड नंबर पे आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, गेहूं की सिंचाई हेतु जो क्रांतिक अवस्था होती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये ताज निकलने की अवस्था होती है। ताज मतलब क्या? ताजमहल नहीं, ताज का मतलब होता है जब गेहूं का पौधा धीरे धीरे जमीन से बाहर निकलने लगता है और उसमें ताज निकलने की अवस्था हो जाती है जिसमें, तो उसी को कहा जाता है क्रांतिक अवस्था, जिसमें सिंचाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने उस समय सिंचाई नहीं की तो वो पेड़ सूख जाएगा या छोटा रह जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अकॉर्डिंग देश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,000 के आसपास है, तो हम इसको 328.7 मिलियन हेक्टेयर लिख रहे हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 139.35 मिलियन हेक्टेयर। और कुल फसल क्षेत्र कितना है? 197.3 मिलियन हेक्टेयर। अर्थात भारत के क्षेत्रफल में कितना जो है कि बोया गया और कितना फसल का क्षेत्र है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और फसल की सघनता जो पूछी जाती है ये 141.6% है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम, थर्ड पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की थी। कितनी? -10%। ये देखो, कृषि की ऋणात्मक ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि कृषि में विकास कम, ग्रोथ कम, नुकसान ज़्यादा हुआ। सब्जियों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। सेकंड नंबर पे हमारा भारत आता है। काशी लालिमा ये किसकी प्रजाति है? ऐसे ये जो प्रश्न है ना, ये समानता किसी इकोनॉमी की बुक में नहीं मिलेंगे, ये डायरेक्टली आपको घटना चक्र में मिलेंगे, और ये जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो काशी लालिमा किसकी प्रजाति है दोस्तों? ये भिंडी की प्रजाति है। अब यहाँ पे कुछ फसल है और सबसे बड़े उत्पादक राज्यों की बात करें, जैसे आम की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आम का उत्पादन, फिर लीची की बात करेंगे तो यहाँ पे बिहार हो जाएगा, नारियल की बात करेंगे तो यहाँ पे केरल हो जाएगा, सेब की बात करेंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हालांकि पिछले इकोनॉमिक सर्वे को अगर हम देखें तो आम का सबसे अधिक उत्पादन आपको आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे फसल और देश की बात कर लेते हैं। जैसे रबड़ की बात अगर हम करें, रबड़ की, तो सबसे अधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है। कहवा यानी कॉफ़ी की बात करेंगे तो ब्राज़ील में होता है। जैतून की बात करें तो स्पेन में होता है। गन्ने की बात करें तो ये ब्राज़ील में होता है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है? हालांकि भारत में 3 प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब वो पॉइंट आएगा। अभी हमें ये देखना है कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है। तो इसमें आप देख लो, कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, सेकेंडरी आपका केरल है और थर्ड नंबर पे आपका तमिलनाडु है। अब यहाँ पर चलते हैं, हम और भी चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे भारत में कृषि जिन्सों यानी कमोडिटीज जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे पहनने वाली जिन्स की बात नहीं हो रही, यानी कृषि से संबंधित जो भी उत्पादन होता है या जो भी वस्तुएं लगती हैं उसको हम कमोडिटीज़ कहते हैं। तो इनके निर्यात की श्रेणी क्या है? एक तो परंपरागत श्रेणी, जिस परंपरागत निर्यात वस्तु, दूसरा अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, और तीसरी अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु। अब जैसे भारत परंपरागत तौर पे क्या करता है, गेहूं चावल वगैरह का निर्यात कर रहा है, और कुछ ऐसी भी वस्तुएं जो अपरंपरागत है लेकिन अनिश्चितता वाली वस्तु होती हैं, और कुछ ऐसी होती है जिनकी संभावना अच्छी होती है। तो ये 3 प्रकार की कृषि जिन्स यानी कमोडिटीज़ आती है। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति क्या? अल्फांसो। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। कई बार होता है कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत से जो आम होते हैं, जितने भी आम के प्रकार होते हैं, जितनी प्रजाति होती है, उसमें कौन सी ऐसी प्रजाति है जो सबसे अधिक हम निर्यात करते हैं, जिससे हमें अधिक पैसा प्राप्त होता है? तो उस प्रजाति का नाम है अल्फांसो। ये आम की प्रजाति है। आप लोग के सामने ऑप्शन में दशहरी आम भी आ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। और जो लखनऊ के आसपास रहने वाले क्षेत्र हैं, हालांकि दशहरी तो सभी खाते हैं, लखनऊ में मलिहाबादी एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर सबसे अधिक दशहरी आम होते हैं और उसे GI टैग भी मिला हुआ है। तो दशहरी आम मत लगा देना। भारत में सबसे अधिक अल्फांसो को निर्यात किया जाता है, और जो कि इसको महाराष्ट्र में ही सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। आगे बात करें नाइजर। ये नाइजर कोई देश नहीं है बल्कि राम तिल इसे कहते हैं। इसकी फसल एक तेल की फसल के रूप में आती है और इसके बीजों में तेल की मात्रा लगभग 37 से 47% पाई जाती है। अगर आप लोगों ने घरों पे अपने सरसों के तेल को जो है कि निकलवाया होगा, सूरजमुखी के तेल को निकलवाया होगा, या फिर किसी भी अलग प्रकार के जो जैतून वगैरह के, भाई जाहिर सी बात है घरेलू काम भी तो आपके लाइफ में जुड़े होते हैं, घरेलू कार्यों का अनुभव भी होना चाहिए। तो आपने देखा होगा जो पीली सरसों होती है, पीले रंग की, वो अगर आप 10 किलो लगभग जो है कि सरसों पिरवाते हो, मतलब कि चक्की पर देते हो, तो वहाँ पर आपको लगभग 2 लीटर या 2.5 लीटर तेल ही मिल पाता है। इसका मतलब क्या हो गया? 25%। भाई 10 किलो में 25% ही तो निकला, 2.5 लीटर तेल, और यहाँ पर कितना निकला? लगभग 37 से 47% तक, इतना अधिक। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें
रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यावसायिक किस्मों का एकमात्र उत्पादक देश भारत है। ध्यान देना, रेशम की 5 कैटेगरी होती है। एक होती है मलबरी, एक होती है ट्रॉपिकल टसर, एक होता है ओक टसर, एक होता है ईरी और एक होता है मूंगा। ये पांचों प्रकार की जो कैटेगरी है पूरे विश्व में केवल और केवल भारत में ही उत्पादित होती है। कहने का मतलब है कि दूसरे देश भी उत्पादित करते हैं। चाइना करता है, देखो सिल्क रूट किसने रखा है, सिल्क का मतलब होता है रेशम, और सिल्क रूट यानी रेशम को उत्पादन करने वाले जो रूट होते हैं उन्हें हम सिल्क रूट भी कह सकते हैं। लेकिन चाइना 5 प्रजाति को उत्पादित नहीं करता, हो सकता है 2 से 3 करता हो, और भी देश करते होंगे, लेकिन 1 या 2 प्रजाति करते हो। भारत हमारे 5 प्रजाति करता है, पांचों के नाम दे दिए, मलबरी, ट्रॉपिकल, ओक, ईरी, मूंगा। अब रेशम उत्पादन में चीन पहले नंबर पे आता है और भारत दूसरे नंबर पे आता है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन हो गया, भारत हो गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि कृषि में उत्पादकता अगर आपको बढ़ानी है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपको सिंचाई की व्यवस्था को बहुत कुशल रखना होगा। जैसे हम ड्रिप सिंचाई की बात करते हैं, इरिगेशन और जो बूंद सिंचाई होती है ना, उसकी हम बात कर रहे होते हैं। गुणवत्ता युक्त बीज होने चाहिए, बीज भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, हाई वैरायटीज़ के होने चाहिए। कीटनाशकों का अच्छे से प्रयोग होना चाहिए ताकि फसल पे लगने वाली बीमारियों को रोका जा सके, और फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए ताकि उसका प्रोडक्शन अधिक से अधिक किया जा सके। नेक्स्ट है 20वें दशक के प्रारंभ में भारत में सहकारी कृषि की दिशा में प्रारंभिक प्रयास आरंभ किया गया। 20वें दशक के प्रारंभ में, और सहकारी कृषि उत्पादकता में वृद्धि करती है। सहकारी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कॉर्पोरेटिव कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो तो संविदा हो जाएगा, कॉर्पोरेटिव जो है कि एग्रीकल्चर, इसे आप कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, ठीक है, कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है। तो पहली चीज़, नेशनल इनकम को क्रिएट करता है। भाई नेशनल इनकम में भी तो अभी भी लगभग 20% के आसपास का योगदान है, और रोजगार भी देता है। भारत में सबसे बड़ा ये क्षेत्र है जिसमें कृषि में रोजगार मिलता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे छिपी बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे अधिक भारत में यही देखने को मिलती है। कहने का मतलब क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी का मतलब होता है जब किसी खेती में लगे हुए 4 लोगों के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है 100 किलो, और उसमें अगर 2 लोग और आगे खेती करने कि भाई चलो हम भी तुम्हारे साथ खेती कर रहे हैं, और प्रोडक्शन 100 किलो से बढ़ के मात्र 110 किलो 105 किलो हुआ, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा प्रोडक्शन पे। इसका मतलब वो दोनों लोग फालतू लगे हुए हैं, क्योंकि उनके न रहने पर भी 4 लोग मिलकर 100 किलो का उत्पादन कर रहे थे, और उन दोनों के और ऐड हो जाने पर भी प्रोडक्शन केवल 10 से 5 किलो ही बढ़ा। तो इससे बेहतर है कि उन दोनों को हटा दिया जाए। इसी को कहा था छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी एग्रीकल्चर बहुत बड़ी मात्रा में क्या करता है, रॉ मटेरियल पहुंचाता है। आप देखो जितने भी प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्रीज़ है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो डिब्बा बंद आते हैं, जैसे कि टोमेटो हो गए, जो केचप वगैरह आप यूज करते हो, या बहुत सारे ऐसे खाद्यान्न सामग्री होती है जो बंद डिब्बे में आती है, सीड्स वगैरह हो गए, तो इनके लिए रॉ मटेरियल के तौर पर क्या मिलता है, टमाटर वगैरह मिल गए, ये सब रॉ मटेरियल ही तो होता है। तो अगर ये नहीं होगा, चिप्स को देख लो, चिप्स भी क्या है, बंद पैकेट के होते हैं। और अगर आलू की खेती ना हो, रॉ मटेरियल मिले ही ना, तो चिप्स कैसे बना लेंगे हल्दीराम या बिकानो वाले, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बहुत अधिक मात्रा में हम इसका योगदान करते हैं, निर्यात करते हैं, और खाद्यान्न की आपूर्ति करते हैं, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 यानी दूसरे नंबर को पूरा करता है, अर्थात भुखमरी को समाप्त करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली यहाँ पे, ये इसका योगदान है। हालांकि भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है, और ये किसके द्वारा लगाया जाता है, कृषि पर जो इनकम टैक्स लगता है वो राज्य सरकार के द्वारा लगता है। नकदी फसलें वे फसलें होती हैं जिनका उत्पादन वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है। आप ध्यान से समझ लो, क्योंकि इस तरीके के जो नोट्स हमने तैयार किए ना, यहाँ पे हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर की जा रही है, और आप इसको ईजिली बार बार अगर आप नोट्स को रिवाइज करते हो या क्लासेस को देखते हो, तो आपका ये मान के चलो इकोनॉमिक्स का घटना चक्र का सारा मटेरियल तैयार हो गया। और फिर आपको इकोनॉमिक्स के लिए भटकना जरूरी नहीं है, फिर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्रीलिम्स में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब जैसे अगर आप देखोगे नकदी फसलों में, अगर हम तिलहन फसल की बात करें, जो तेल जिससे प्राप्त होता है, जैसे मूंगफली हो गई, रैपसीड हो गया, सरसों हो गया, और भी बहुत सारी फसलें हैं, सूरजमुखी भी कह सकते हो। रेशेदार फसलों की बात करें तो कपास, जूट, मेस्ता हो गया। बागानी फसलों की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, रबड़ हो गया। अन्न की बात करें तंबाकू, गन्ना, आलू हो गया। नकदी फसल का मतलब होता है जिनका उत्पादन करके हमें अधिक मात्रा में पैसे की प्राप्ति हो। गेहूँ और चावल क्या होती है, खाद्यान्न सामग्री होती है, आप उसे मुख्य रूप से खाने में प्रयोग करते हो। हालांकि यहाँ पर भी जितनी वस्तुएं दिख रही हैं वो खाने के लिए होती है, लेकिन गेहूं चावल की कीमत कितनी होती है, मुश्किल से 2,000 रुपये क्विंटल, या जो है कि 3,000 रुपये क्विंटल तो कभी गई नहीं, 2,200, 2,300, 1,800 ऐसे ही चल रहा है। लेकिन ये जो फसलें हैं इनका मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना अधिक मात्रा में। और किसान बही योजना कई बार पूछा जाता है दोस्तों, यूपी में इसे 1992 में लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो, सीधा सीधा ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा।
और इस तरीके के घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, केवल और केवल हमारी ग्लैंस एकेडमी टीम के द्वारा तैयार किया गया, जिसमें सारी चीज़ों को, टॉपिक को, सारे चैप्टर्स को शामिल किया गया। कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं लगेगी जो इररिलेवेंट है और जो अप्रासंगिक हो चुकी 2024 प्रीलिम्स को लेकर, उन चीज़ों को हमने पहले ही स्किप कर दिया। ऐसी चीज़ें लगभग 5 से 10% होंगी। बात करते हैं नेक्स्ट, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि के निर्यात को प्रोत्साहित करना, ये विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना है। फिर वहीं पे पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव 1968 ने भारत में देखोगे तो 4 सम कृषि क्षेत्रों, क्या लिखा है, 4 सम कृषि क्षेत्रों यानी कि मैक्रो रीजन्स और 11 मध्यवर्ती क्षेत्रों, 60 सूक्ष्म क्षेत्रों। खैर इसकी जरूरत नहीं है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं, एनएचएम की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। हॉर्टिकल्चर को क्या कहते हैं हिंदी में? बागवानी कहते हैं, बागानी नहीं, बागवानी, जिसमें आप सब्जियों को भी उगाते हो, फलों को भी उगाते हो, कुछ फूलों वगैरह को भी उगाते हो। तो इस योजना को 5 मई 2005 को शुरू किया गया। इस मिशन को 5 मई 2005 में शुरू किया गया और उस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना हमारी चल रही थी, जिसका उद्देश्य था कि भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास किया जाए और उत्पादन में भी वृद्धि हो सके। और इसी वजह से 2012 को बागवानी वर्ष भी घोषित किया गया, क्योंकि इसके द्वारा एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज करते हुए बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रोडक्शन भी किया गया। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो पहली चीज़, बागवानी क्षेत्रों में ऊंची समृद्धि दर प्राप्त करना, यानी कि हाई लेवल पर ग्रोथ रेट प्राप्त करना। और सस्योत्तर व्यवस्था, सस्योत्तर मतलब क्या था? सस्य मतलब कृषि व्यवस्था, उससे आगे जाके पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट करना, ये भी हो गया। फिर मानव संसाधन का विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो करना, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जबकि वित्तीय सहायता प्रदान करना इसमें शामिल नहीं होगा, यही स्टेटमेंट पूछा गया था। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना को 1 जुलाई 2001 को प्रारंभ किया गया था और यह योजना जीवन बीमा सुरक्षा, एकमुश्त जीवन लाभ और कृषि मजदूरों को पेंशन लाभ उपलब्ध कराती है। इस प्रकार के अलग अलग लाभ प्रदान करती है। नेक्स्ट आप देखेंगे लघु कृषक विकास एजेंसी प्रोग्राम, जो कि 1971 में शुरू कर दी गई थी और यह कार्यक्रम छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू किया गया था और नाम से ही दिख रहा है कि लघु कृषक विकास एजेंसी प्रोग्राम। बस इसका ईयर याद कर लेना 1971, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये आपका किसान बही योजना है 1992 की। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, अगर हम बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो कि 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया और इसमें कुछ मुख्य प्रावधान है जो कई बार यूपीएससी तक ने प्रश्न पूछ लिए हैं और यूपीपीसीएस तो पूछता है, आरओ तो पूछता है। बात करते हैं कि यह लगभग 75% ग्रामीण आबादी को और लगभग 50% शहरी जनसंख्या को कवर करेगी। मतलब इसमें क्या है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इनमें कितने लोगों को कम प्राइस में 2 रुपये 1 किलो रुपए के हिसाब से चावल दिए जाएंगे या फिर मुफ्त में अनाज दिए जाएंगे, तो लगभग ये गांव में जितनी भी आबादी बसती है पूरे भारत में उसकी 75% आबादी को कवर कर रहा है। इतने लोगों को ये योजना लाभ देगी और जितने लोग शहर में रह रहे हैं उनका लगभग 50% लोगों को ये योजना कवर करेगी। और दूसरे नंबर पर अगर हम और पॉइंट को देखें तो इसमें महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान दिया गया है। 18 वर्ष की आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया के रूप में जानी जाएगी। यानी अब जो राशन कार्ड बनते हैं एपीएल के नाम से, अंत्योदय के नाम से, बीपीएल के नाम से, उस पर अब मुखिया आपके पिताजी नहीं बल्कि आपके घर की कोई बड़ी महिला होगी। या तो आपकी दादी हो सकती है, आपकी नानी हो सकती है, आपकी माता हो सकती है, कोई भी हो सकता है। और जितने भी इसके लिए लाभार्थी परिवार होंगे उनको 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो और 1 रुपये की दर पर क्रमशः चावल मिलेगा, गेहूं मिलेगा और मोटे अनाज, यानी 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में गेहूं और 1 रुपये में मोटे अनाज मिलेंगे। और टोटल 5 किलोग्राम की मात्रा प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है 1 माह में। अब जैसे मान लो एक परिवार में अगर 5 लोग रहते हैं, चलो 4 में बनाए तो नहीं तो 5 में कन्फ्यूज हो गए, 4 लोग अगर एक परिवार में है और सबको कितना मिल रहा है, 5-5 किलो अनाज मिल रहा है, तो टोटल कितना अनाज मिल गया उस परिवार को? 20 किलो अनाज मिल गया 1 महीने का। फिर अगले महीने फिर दोबारा मिलेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, एक और जो है कि अंत्योदय अन्न योजना, AAY इसे कहते हैं, अंत्योदय अन्न योजना के अति निर्धन परिवार, जो कि BPL पॉवर्टी लाइन होती है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को अब अंत्योदय नाम से जाना जाता है। इनको प्रति परिवार प्रति माह लगभग 35 किलोग्राम खाद्यान्न रियायती दर पर प्रदान किया जाता है। यानी इनके लिए फिक्स कर दिया गया है कि आपको प्रति सदस्य की बात नहीं है, आपको तो प्रति परिवार के तौर पर 35 किलो दे दिया जाएगा। और ई राशन कार्ड सेवा को सर्वप्रथम दिल्ली में लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि 23 अगस्त 2006 को
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और इस अधिनियम में 6 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई। तो सिंपल सी बात है, आप कई जगह आप खाद्यान्न सामग्री पर देखोगे इसका लोगो बना होता है, इसका नाम भी लिखा होता है। तो इसको इस्टेब्लिशमेंट कब दी गई? 2006 में इस्टेब्लिश किया गया, जिसको इन शॉर्ट आप फसाई भी कह सकते हो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना की गई और उनके आनुषंगिक विषयों के ऊपर में भी अधिनियमित किया गया इसको। इस अधिनियम ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी उसको रिप्लेस करके 2006 में एक नया बना दिया गया। और ये किस मंत्रालय के तहत काम करेगा? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत इसका संचालन किया था, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट अगर हम देखें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जो कि 2007 से शुरू कर दिया गया, प्रारंभ किया गया। आप ध्यान से समझना, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर आप तो गलत बता रहे हो, अभी आपने बताया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो है कि 2013 थी। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है दोस्तों, और इस मिशन को अधिनियम में बदलने के लिए 2013 में जो है कि प्रस्ताव लाया गया और 2013 में ही इसको अधिनियम बना दिया गया। लेकिन मिशन के तौर पे 2007 में ही शुरू कर दिया गया था। लेकिन जैसी इसकी उपलब्धि प्राप्त होने लगी, भारत को इसका बेनिफिट मिलने लगा, तो भारत की सरकार ने, संसद ने क्या कि 2013 में कहा कि इसको अधिनियम बना दो, परमानेंट कर दो। मिशन क्या होता है, योजना क्या होती है, कभी भी समाप्त हो सकती है, लेकिन अधिनियम समाप्त नहीं होते हैं। उनको समाप्त करने के लिए संसद में बाकायदा पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए अधिनियम बना दिया गया। लेकिन 2007 में जब शुरू किया गया था, तो पहला इसका जो उद्देश्य था कि उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण करो, यानी किसानों को ऐसे हाई प्रोडक्शन वाले बीज डिस्ट्रीब्यूट करो जिससे अधिक मात्रा में जब प्रोडक्शन होगा तो हमारी खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी कि बढ़ती जनसंख्या को अधिक मात्रा में भोजन मिल पा रहा है। सुधारीकृत उत्पादक तकनीक का निर्देशन करो, मतलब अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजी लगाओ। फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, ताकि किसानों के बीच में जो परंपरागत फसलें लगाते चले आ रहे हो, जिससे मृदा को तो नुकसान हो ही रहा है, वहाँ की उत्पादकता को और उर्वरता को नुकसान पहुँच ही रहा है, साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन भी बहुत कम हो रहा है। तो क्यों ना हम किसानों के बीच में अलग अलग वैरायटीज़ को जो है कि प्रचार प्रसार करें, ताकि किसान भी उसको जो है कि लगाने का प्रयास करें और फिर आगे लाभान्वित भी हों। मृदा की उत्पादकता और उर्वरता का भी संरक्षण किया जा सकेगा। तो ये इसका उद्देश्य था शुरू में मिशन के तौर पर, फिर बाद में इसको अधिनियम का नाम दे दिया गया। और अगले पॉइंट को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत आच्छादित जो फसलें हैं, एक तो चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसल, इस प्रकार की आप देखोगे तो 5 प्रकार की फसलें इसमें शामिल की गई हैं। आप देखो ना, 3 रुपये किलो तो चावल दिए जाते हैं, 2 रुपये किलो गेहूं दिए जाते हैं, 1 रुपये किलो मोटे अनाज दिए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें दलहन और वाणिज्यिक फसलों को भी आच्छादित किया जाता है। अब यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड की बात कर लेते हैं। सीधा सीधा पूछा गया, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है, जिसके लिए हम श्वेत क्रांति का भी नाम लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे श्वेत क्रांति की गति को तेज करने के लिए इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ऑपरेशन फ्लड का। और इसकी शुरुआत 1970 अर्थात 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा की गई थी। और इसके जो सूत्रधार हैं यानी जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब हैं। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब। अब यहाँ पे कुछ पशु हैं और उनकी कुछ नस्ल है, जैसे कई बार मिलान करने के लिए आता है कि भदावरी ये किस पशु की नस्ल है, तो भाई ये भैंस की नस्ल है। सिंधी ये गाय की नस्ल है। जमुनापारी ये एक बकरी की नस्ल है। और थारपारकर ये आपकी गाय की नस्ल है। इसी तरीके से कुछ क्रांतियाँ हैं और उनके संबंध हैं, उनके बारे में जैसे अगर आप देखोगे कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न के उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन या मत्स्य पालन कर दो। लाल क्रांति टमाटर और मांस भी कैसा होता है? लाल होता है। श्वेत क्रांति की बात करेंगे तो दुग्ध उत्पादन हो गया। और पीली क्रांति की बात करेंगे तो तिलहन क्रांति से या तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग यहीं तक जो है कि कवर करेंगे। लगभग 47 मिनट की क्लास हो चुकी है। और आगे अगर हम बात करें तो आगे आने वाले चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इकोनॉमिक्स की अगर घटना चक्र पढ़ रहे हो, आपके पास पूरा इंडेक्स होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ से जो प्रश्न आते हैं ना वो कहीं और नहीं मिलते हैं, क्योंकि घटना चक्र जो संकलन कर देता है फिर उसी को बार बार रिपीट कर लीजिए, बढ़िया से तैयार कर लीजिए, तो आपके प्रश्न वहीं से हो जाएंगे। और इकोनॉमिक्स में केवल बजट और करंट अफेयर्स पढ़ने से नहीं होगा, बेसिक चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा जो आपको घटना चक्र में ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। और 616 पेजों की जो 2024 की लेटेस्ट एडिशन है, अगर आप उसे नहीं पढ़ पा रहे हो तो मेरी क्लास के साथ आप इसे तैयार कर सकते हो और शॉर्ट नोट से भी आप इसे तैयार कर सकते हो। PDF की डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।